दोस्तों, आज हम जिस मूवी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी ऑलरेडी 4 सीरीज आ चुकी है और इन 4 सीरीज में से इस वीडियो में हम पहली 2 सीरीज को समझेंगे और अगली 2 सीरीज को पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल ये एक प्रसिद्ध साइंटिफिक फिक्शन अमेरिकी ड्रामा सीरीज है जो मार्गरेट अटवुड के एक नॉवेल पर आधारित है। दरअसल मूवी में भविष्य के एक ऐसे अमेरिकन समाज की कल्पना की गई है जब अधिकतर लोग बच्चे पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं और इस दौरान अमेरिका के एक भाग पर एक ऐसी टोटलिटेरियन सरकार का कब्जा हो जाता है जिसमें अधिकार सिर्फ कुछ कुलीन लोगों के पास है जो महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने का हथियार समझते हैं। और इस दौरान इस सरकार द्वारा कैसे रेप, मर्डर और अत्याचार को लीगल और धर्म सम्मत साबित किया जाता है उसका बखूबी फिल्मांकन इस सीरीज में किया गया है। तो शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि मूवी की हीरोइन अपने पति और बच्ची के साथ कुछ नकाबपोशों से बचने के लिए कार से कहीं भागी जा रही है, लेकिन इस दौरान उनकी कार सड़क से फिसल जाती है। उसका पति, जिसका नाम ल्यूक है, उसको आदेश देता है कि वो बच्ची को लेकर उधर से निकल जाए, लेकिन पीछा करने वाले अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे। माँ और बेटी ने छुपने की कोशिश की लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। इस दौरान वो बेहोश हो जाती है और उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है। अगले सीन में मूवी की हीरोइन को एक बंद कमरे में दिखाया गया है। वह अब लाल रंग की पोशाक और सफेद टोपी पहने एक नौकरानी बन गई है। अब से उसका नाम ओफ्रेड है और उसको पहले वाला नाम भूल जाने को कहा गया है। दरअसल वो अब अमेरिका के एक गिलियड नाम के स्टेट की कैद में फंस चुकी है जिस पर कुछ कुलीन वर्ग के लोगों का निरंकुश शासन है। ओफ्रेड अब याद करती है जब वह पहली बार इस नए घर में नौकरानी बनकर आई थी। उसकी नई मालकिन पूछती है कि घर में उसका अनुभव कैसा रहा। ओफ्रेड अपना सिर हिला देती है, मतलब कि उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। तभी कुलीन वर्ग का कमांडर फ्रेड वाटरफोर्ड वहां आता है। उसकी पत्नी मिसेज वाटरफोर्ड सभी नौकरानियों को चेतावनी देती है उसके पति के साथ वो कोई संबंध नहीं रखेगी सिवाय ऐसे संबंध जो उसकी इजाजत से बनाए गए हों। फिर ओफ्रेड को राशन कार्ड देकर किराने का सामान लाने के लिए भेजा जाता है। गेट के रास्ते में उसकी मुलाकात कमांडर के ड्राइवर निक से होती है। निक एक छोटी हैसियत वाला आदमी है, इसलिए उसे एक भी नौकरानी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दी गई है। हालांकि फ्रेड को कभी कभी लगता है कि निक एक ऐसी सीक्रेट आंख है जो सब कुछ देखती है। बाहर ग्लेन ओफ्रेड की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि औरतों के लिए बाहर अकेले जाना मना है। ओफ्रेड को ग्लेन पसंद नहीं है क्योंकि वह सोचती है कि वह एक चुतिया लेडी है। बाहर लड़कियों को देखकर ओफ्रेड को अपनी बेटी और पति ल्यूक की याद आती है। वे मार्था की अन्य नौकरानियों की तरह अपनी किराने का सामान लेते हैं। वापस रास्ते में ओफ्रेड और ग्लेन ने नदी के किनारे चलने का फैसला किया। उनको रास्ते में दीवार पर उन लोगों के शव लटकाए हुए दिखते हैं जिन्होंने नए शासन के खिलाफ जाने का साहस किया था। इन फांसी लगने वालों में कुछ होमोसेक्सुअल भी थे। ओफ्रेड अपने पहले दिन को याद करती है जब वह एक नौकरानी बनकर आई थी। आंटी लिडिया ने इस पर व्याख्यान दिया था कि कैसे संलिप्तता, अनुमेयता और गर्भनिरोधक दवा का लगातार उपयोग बांझपन की महामारी का कारण बना था। नौकरानियों के बीच ओफ्रेड ने अपने पुराने दोस्त मोइरा को पहचान लिया जो अतीत में एक समलैंगिक रिलेशनशिप में थी। उधर कैद सभी नौकरानियां उन कुछ महिलाओं में से हैं जिन्होंने बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं खोई है और अब से वे उच्च रैंक वाले कमांडरों और उनकी बाज पत्नियों की सेवा करेंगी। जेनाइन नाम की लड़की ने खुलेआम इसे पागलपन कहना शुरू किया तो उसे ताना मारा जाता है और पीट दिया जाता है। सभी नौकरानियों को अलग अलग करने से पहले एक ही कमरे में रखा गया था। उसी रात ओफ्रेड मोइरा को बताती है उसे क्या हुआ था। वो बताती है कि जेनाइन को उद्दंडता के लिए इधर लाया गया था और सजा के तौर पर उसकी एक आंख निकाल दी गई थी, क्योंकि अगर एक आंख निकाल भी ली जाए तो उससे बच्चे पैदा करने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगले सीन में कहानी का प्रेजेंट सीन दिखाया गया है जिसमें ओफ्रेड स्नान करने की तैयारी कर रही थी जैसा कि कांड वाली सेरेमनी से पहले उसे करना था। किसी भी चीज से ज्यादा वह चाहती थी कि उसे कैसे भी करके अपनी बेटी मिल जाए। ओफ्रेड अपने मालिक के कमरे में जाती है और उसने घुटने टेक दिए क्योंकि उसे प्रार्थना करनी थी। मिसेज वाटरफोर्ड भी वहां पहुंच जाती है। वह दुखी थी कि उसके पति को आने में देर हो गई, लेकिन वह जल्द ही आ गया। हर कोई कांड करने के लिए तैयार था।
कमांडर ने अपनी बाइबल निकाली और इस लेख को पढ़ा कि कैसे निःसंतान राहेल ने अपने पति जैकब से कहा कि वह अपना वंश चलाने के लिए एक नौकरानी का उपयोग करे। इसके बाद अगले सीन में नौकरानी का सिर उसकी मालकिन की गोद में टिका हुआ था, जबकि बाकी का काम कमांडर पीछे से करता है। ये सारा कांड बड़े आराम से होता है और कांड करने के बाद कमांडर वहां से चला जाता है। कमांडर की पत्नी ओफ्रेड को भी वहां से जाने को कहती है और फिर अकेले में वो रोती है। आगे वाले सीन में ओफ्रेड बिस्तर पर पड़ी है। वह अपने आप से घृणा करती है और बहुत भावुक हो जाती है। वह बाहर बालकनी में चली जाती है, जहां उसने निक को कमरे में उसे देखते हुए देखा। इसके बाद उसे याद आया कि कैसे जेनाइन ने अपना दिमाग खोना शुरू कर दिया था। उसे होश में लाने के लिए मोइरा को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ा था। मोइरा ने उसे याद दिलाया कि जहरीले कचरे को साफ करने के लिए विद्रोही नौकरानियों को कॉलोनियों में भेजा जाता है। वहां जीवित रहना असंभव था। ओफ्रेड मुश्किल से जेनीन को शांत कर पाई थी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। वो समझ गए थे कि लंबे समय तक ये सब झेलने के लिए उन सभी को स्वयं को एक साथ रहने की आवश्यकता है। इधर फ्रेड की मुलाकात अतीत के एक अन्य वाकया से होती है। जेनाइन उर्फ वॉरेंस गर्भवती थी और उसने कहा कि उसने मोइरा को कॉलोनियों में भेजे जाने के बारे में सुना था। ओफ्रेड को यह खबर अच्छी नहीं लगी। इसके बाद सभी बाहर एक सेरेमनी के लिए एकत्र होते हैं और वहां सभी नौकरानी घुटने के बल बैठ गई और आंटी लिडिया ने उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की घोषणा की जो उन सभी को यहाँ ले आई थी। उनके पास एक आदमी लाया गया जिसने एक गर्भवती नौकरानी के साथ कांड किया था और ऐसा करने के कारण उसका होने वाला बच्चा गर्भ में ही मर गया था। सजा के तौर पर उन सभी मेड को उस आदमी की लिंचिंग करनी थी और सब नौकरानियों ने जो इतने दिन का गुस्सा और जहर अपने अंदर भर रखा था वो उस आदमी पर निकाल दिया। इसके बाद जब लेडी लीडिया दूसरी व्हीसल बजाती है तो सब मेड उसको छोड़ देती है और ऑफ्रेड और ग्लेन वापस आ जाते हैं। रास्ते में ग्लेन उससे बताती है कि वो शादीशुदा थी और वह अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे ओलिवर की परवरिश कर रहे थे। पत्नी और बच्चा कनाडा भागने में सफल रहे, लेकिन ग्लेन को हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया। अब वो दोनों आखिरकार एक दूसरे को वास्तविक रूप से जानने के कारण खुश थी। उनके अलग होने से पहले ग्लेन ने उसे चेतावनी दी थी कि वह भी कमांडर वाटरफोर्ड के घर में रहती थी। ओफ्रेड ये सुनकर चौंक गई थी। अब वह इस घर में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसके बाद जून यानी ओफ्रेड का जीवन हमेशा की तरह चलता रहा, जिसमें कांड वाली सेरेमनी भी शामिल थी। जून ने कहा कि वह पहले एक संपादकीय सहायक के रूप में काम करती थी, लेकिन नई सरकार में अब नौकरानियों का पढ़ना मना है। ग्लेन विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थी। अब पूर्व वैज्ञानिकों को कॉलोनियों में कचरा साफ करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ग्लेन के अंडाशय अच्छे हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकती थी और इसी कारण नए अधिकारियों ने इस तथ्य से भी आंखें मूंद ली है कि वह एक होमोसेक्सुअल थी। कभी उन्होंने गली के ठीक बाहर किसी की सफाई देखी। बाद में ग्लेन ने सुझाव दिया कि एक नया दोस्त उनके साथ जुड़ गया है। जब जून लौटी तो निक ने उसे ग्लेन से सावधान रहने की सलाह दी क्योंकि वह एक खतरनाक औरत थी। उसने उसे यह भी बताया कि कमांडर आज रात उसे स्टडी रूम में मिलना चाहता है। यह अजीब था क्योंकि नौकरानियों को कमांडर के साथ अकेले रहने की मनाही थी। इसके बाद रीडर ने उसे दौड़ाया क्योंकि बर्थिंग कार पहुंच गई थी जिसमें सभी नौकरानियों को कमांडर वारेन के घर ले जाया गया था। जेनाइन आज बच्चे जन्म देने वाली है, लेकिन यह किस तरह का बच्चा होगा यह कोई नहीं जानता। जून यानी ओफ्रेड को उसकी डिलीवरी का दिन याद आ गया जब ल्यूक उसे अस्पताल ले गया था। जून अपनी नवजात हन्ना को गोद में लेने की यादों से भर गई थी। सौभाग्य से उसकी बेटी स्वस्थ पैदा हुई थी। नर्स ने स्वीकार किया कि 2 और बच्चे आईसीयू में हैं और अन्य को बचाया नहीं जा सका। जून ने ग्लेन से कहा कि कमांडर उसे आज मिलना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों मिलना चाहता है। इस बीच जेनाइन के कॉन्ट्रैक्शन अधिक से अधिक लगातार होते जा रहे थे। एक मैडम को लाया गया जो लेबर पेन को सिमुलेट कर रही थी। जल्द ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ और हर कोई सांस रोक कर देख रहा था कि आगे क्या होगा। एक बच्ची पैदा हुई थी और आसपास के सभी लोग खुश थे। बच्चे को मालकिन की बाहों में रखा गया और उसका नाम एंजेला रखा गया। जून ने रोते हुए जेनाइन को गले लगाया, वैसा ही अन्य नौकरानियों ने भी किया। उसके बाद जून पुरानी बात याद करती है जब 8 साल पहले जून कमरे में उठी और महसूस किया कि हन्ना चली गई है।
जीवन के कोई लक्षण नहीं होने के कारण फर्श पर पड़ी एक नर्स के साथ हंगामा शुरू हो गया। यह पता चला कि एक लड़की ने हन्ना को अपना बच्चा समझकर अपहरण करने की कोशिश की थी। अपराधी को ल्यूक ने पकड़ लिया और बाकी काम गार्ड ने कर दिया। बर्थिंग कार में ग्लेन ने फ्रेड को शांत करने की कोशिश की क्योंकि उसे कमांडर से मिलना था। जेनाइन एंजेला को खाना खिला रही थी। उसने अपने बेटे जाकेब को भी पहले ऐसे खिलाया था। जेनाइन ने अपनी बेटी को लोरी गाना शुरू किया। फ्रेड शाम को 9 बजे कमांडर से मिलने गई। उसने उसे अपने पीछे का दरवाजा बंद करने और बैठने का आदेश दिया। कमांडर वाटरफोर्ड ने जून को यह कहते हुए उसे मिलने की अनुमति दी कि वह अपनी मर्जी से नियमों को तोड़ सकता है। उसने यह भी कहा कि वह उसके साथ स्क्रैबल खेलना चाहता है। जून इस सुझाव से चौंक जाती है। उसने मैच में बहुत सारे अंक बनाए, लेकिन फिर भी वह हार रही थी। कमांडर ने वादा किया कि जब वह अपनी यात्रा से लौटेगा तो उनका दोबारा मैच होगा। इसके बाद जून अपने कमरे में लौट आई। उसके बाद जब वह अगले दिन खरीदारी करने गई तो उसके दोस्त की जगह ग्लेन की दूसरी नौकरानी ने ले ली। जून के पास खुद को कंट्रोल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो दोस्तों, सीरीज 1 और 2 यही खत्म होती है। अगले पार्ट में हम सीरीज 3 व 4 एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जून उर्फ ओफ्रेड कमांडर को मारकर वापस फ्री स्टेट अमेरिका में पहुंचती है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।